मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 15वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं और ये वीडियो लेक्चर हमारा केमिकल शिफ्ट से संबंधित है जो कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक टॉपिक है। इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर में आपने देखा था विस्तार से कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट में देखिए क्या है, ये प्रोटॉन है जो स्पिन कर रहा है जैसे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस। अब इसको हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड H में। तो वास्तव में ये जो प्रोटॉन है ये मैग्नेटिक फील्ड H अनुभव नहीं करता बल्कि H इफेक्टिव अनुभव करता है। और अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा, इस H इफेक्टिव का मान H की तुलना में कम होगा। कैसे कम होगा, देखिए ये प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं उनके। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस प्रकार सर्कुलेट करते हैं कि ये एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और अप्लाइड फील्ड की दिशा ये विपरीत होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। और इसलिए एक तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं या ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये इस प्रोटॉन की रक्षा कर रहे हैं इस फील्ड से। इसलिए एच इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान कम होगा और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो स्पिनिंग प्रोटॉन जो है वो कम मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है और अप्लाइड फील्ड ज़्यादा होती है और इसलिए एनएमआर सिग्नल हायर मैग्नेटिक फील्ड में प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं अप फील्ड। इसी तरह से डी शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नाम है निगेटिव शील्डिंग। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव करता है एच से, मतलब एच इफेक्टिव का मान एच से अधिक है। और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार सर्कुलेट करते हैं कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी दिशा और जो अप्लाइड फील्ड है उसकी दिशा एक ही दिशा में होती हैं, डायरेक्शन एक ही होती है, पैरेलल होती हैं। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो ये अनुभव कर रहा है प्रोटॉन एच इफेक्टिव, ये ज़्यादा होती है और एच कम। और इसलिए जो एनएमआर सिग्नल है वो डाउन फील्ड में, मतलब कम मैग्नेटिक फील्ड में ही हो जाता है। फिर आपको ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो शील्डिंग होती है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सबसे ज़्यादा शील्डिंग हो और रेजोनेंस उत्पन्न करने के लिए सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, वो कंपाउंड कहलाता है टेट्रामीथिल सीलेन। तो इसमें 12 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी बहुत अधिक होती है और इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है टीएमएस में, टेट्रामीथिल सीलेन में। और इसको एक रेफरेंस के रूप में हम उपयोग में लाते हैं। एक बड़ा सीधा सा सिंपल एग्जांपल है, देखिए शील्डिंग इफेक्ट समझाने के लिए। मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है जो डफर है, डफर मतलब नहीं पढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाता। और एक ये स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है, जो बहुत मेहनत करता है, विद्यार्थी या मेहनत करती है, तो ये इंटेलिजेंट है। अब शील्डिंग को आप, शील्डिंग मतलब होता है परत चढ़ जाना, रक्षा करना। तो शील्डिंग को अगर अपन मान लें कि वो डफरनेस है, मैग्नेटिक फील्ड को आप समझ लीजिए टीचिंग, जो पढ़ाई जाती है वो टीचिंग, पढ़ाई। और रेजोनेंस का मतलब समझ लीजिए पासिंग मार्क्स, जैसे 17 नंबर है 50 में से तो वो रेजोनेंस। तो ये जो विद्यार्थी है जो डफर है, तो चूंकि डफर ज़्यादा है मतलब इसमें शील्डिंग ज़्यादा है। शील्डिंग ज़्यादा है इसलिए रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए, मतलब पास होने के लिए, इसको एक्स्ट्रा टीचिंग या एक्स्ट्रा पढ़ाई इसको करना पड़ेगी, इसके साथ और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये पास हो पाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए हाई मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये इंटेलिजेंट है इसलिए लो शील्डिंग है, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो लो शील्डिंग है। और इसलिए पास होने के लिए इसको बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ेगी या कम पढ़ाना पड़ेगा इसको, मतलब टीचिंग लो होगी या लो मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये पास हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस कंडीशन मिल जाएगी। तो शील्डिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है हाई मैग्नेटिक फील्ड लगती है। अगर विद्यार्थी डफर है, कम बुद्धि का है, पढ़ता नहीं है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ। और अगर इंटेलिजेंट है तो
उसके साथ टीचर को कम मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब रेजोनेंस जल्दी प्राप्त हो जाएगा, पास जल्दी हो जाएगा वो। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है बिल्कुल कि सबसे ज़्यादा शील्डिंग होती है टीएमएस में, टेट्रा मिथिल सिलेन में, और सबसे हाई मैग्नेटिक फील्ड पे, हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड पे एनएमआर सिग्नल प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि चूंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, सबके अलग अलग प्रोटॉन हैं, तो कुछ में एनएमआर सिग्नल जल्दी प्राप्त होता है और कुछ में एनएमआर सिग्नल बाद में प्राप्त होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए, आपस में इनको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंपाउंड ले लेते हैं और वो कंपाउंड कहलाता है टेट्रामीथिल सिलेन। और जैसा भी आपको बताया, तो अलग अलग प्रोटॉन्स के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पे चूंकि वो रेजोनेंस उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए उनके रेजोनेंस के समय जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम करते हैं कंपेयर किससे, टीएमएस से, टेट्रामिथिलसिलेन से, और इस आधार पे उसको केमिकल शिफ्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा व्यक्त नहीं करते बल्कि केमिकल शिफ्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो केमिकल शिफ्ट का जो स्केल है उसके दो पैरामीटर हैं। इसको चाहे तो हम रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के आधार पे भी दे सकते हैं या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे जबकि रेजोनेंस होता है। तो केमिकल शिफ्ट का ये फार्मूला दिया है, रेफरेंस की इस रेजोनेंस के समय फ्रीक्वेंसी, सैंपल की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के समय मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ अपॉन रेफरेंस के साथ रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी। या अगर चाहें तो हम मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में भी दे सकते हैं, टीएमएस के साथ मैग्नेटिक फील्ड जब रेजोनेंस होता है, सैंपल के साथ जब रेजोनेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ अपॉन एच रेफरेंस। तो यहाँ पर ये जो न्यू रेफरेंस है ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस के समय टीएमएस के साथ, ये सैंपल के साथ, और जब रेजोनेंस होता है टीएमएस के साथ उस समय की मैग्नेटिक फील्ड को एच रेफरेंस कहते हैं, और ये एच सैंपल हो गया मैग्नेटिक फील्ड सैंपल के साथ जबकि रेजोनेंस होता है। तो ये दो स्केल होते हैं, और ये एक केमिकल शिफ्ट का जो स्केल है इसको डेल्टा स्केल कहा जाता है। जैसा कि अभी पीछे जो स्लाइड आई थी उसमें आपको बताया था मैंने, वो डेल्टा स्केल कहलाता है। तो डेल्टा स्केल में टीएमएस के मान को 0 रखा जाता है और ये 0 से 10 तक होता है, 10 तक होता है। टीएमएस के लिए इसका मान कितना होता है, 0, और 0 से 10 तक इसकी रेंज होती है। ये 0 राइट हैंड साइड पे है और 10 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। और जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट जाते हैं शील्डिंग का मान कम होता है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग है टीएमएस में, तो इसके लिए डेल्टा मान को 0 रखा गया है। और इससे जैसे दूर होते जाएंगे हम, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे शील्डिंग कम होती जाएगी, शील्डिंग कम होती जाएगी या डी शील्डिंग बढ़ती जाएगी। तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। तो जैसे एल्केन प्रोटॉन है, इनका 1 के पास है, अल्कोहल 4 के पास है, हाइड्रोक्सिल्स का 5, बेंजीन के जो प्रोटॉन है एरोमेटिक वो 7 के पास, कार्बोक्सिलिक का 10 के पास। तो इस तरह से पूरी टेबल दी हुई है लिटरेचर में। तो 0 से अगर हम दूर जाएंगे तो शील्डिंग कम होगी, और जितना 0 के पास होगा मान उतना शील्डिंग अधिक होगी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे आपको बताया हमने कि केमिकल शिफ्ट जितनी कम होगी तो उतनी शील्डिंग ज़्यादा होगी। और दूसरी बात कि केमिकल शिफ्ट को हम व्यक्त करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में अगर, तो चूंकि वो बहुत कम होती है इसलिए इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको ppm में व्यक्त करते हैं। कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप लेंगे तो उसमें डेल्टा का मान 0 से 200 ppm तक होता है, यहाँ पे 10 तक होता है, यहाँ 200 तक। फिर एक दूसरा स्केल भी होता है जिसको टाव स्केल कहते हैं, और ये ठीक उल्टा होता है डेल्टा स्केल का, और इसका मान होता है 10 से 0, 10 से 0। तो t इक्वल्स टू 10 माइनस डेल्टा मान। तो आपने देखा कि डेल्टा मान 0 से शुरू होता है, 10 तक जाता है। टाव स्केल 10 से शुरू होगा और 0 तक जाएगा। तो इस प्रकार ये केमिकल शिफ्ट के स्केल होते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट के मान को प्रभावित करते हैं,
उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।